गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ रहे हैं ये क्लास 12th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध के दौर के हमने 6 लेक्चर इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये 7वां लेक्चर है। और 7वें लेक्चर में जो हमने पढ़ना है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन। एक बात मैं और कहना चाहूंगी इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कि जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की किताबों से, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, 11th की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस हो गई, तो ये जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारे टॉपिक जो है कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं। तो कोई बच्चे अगर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो ये लेक्चर देख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और जो क्लास 12 के बच्चे क्लास 12 के बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए तो ये उपयोगी है ही। तो इससे पहले के लेक्चर भी आप जरूर देख लें ताकि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। आज हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को समझने से पहले मैं आपको इस वर्ड का शाब्दिक अर्थ समझाना चाहती हूँ। गुट निरपेक्ष, गुट मतलब किसी भी समूह, गुट मतलब समूह, निरपेक्ष मतलब उससे कोई मतलब ना होना। गुट निरपेक्ष मतलब कि उस समूह से किसी, जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका किसी भी गुट से कोई लेना देना नहीं है, वो गुट इसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई चीज सापेक्ष होती है, बात समझ में आ रही हो? जैसे कि दूरी बढ़ेगी तो समय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आप पैदल चल रहे हैं 1 किलोमीटर चलने में अगर आपको 15 मिनट लग रहे हैं तो 2 किलोमीटर चलने में 30 मिनट लगेंगे। ये होता है दूरी और समय का एक दूसरे के सापेक्ष होना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, गुट जो है निरपेक्ष है। जो ये समूह है ये गुटों से निरपेक्ष है। अब इस गुटों से निरपेक्ष होने का क्या मतलब है? तो जैसे कि मैं इससे पहले वाले टॉपिक में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये देख रहे होंगे आप संयुक्त राज्य अमेरिका, इधर आप देख रहे हैं सोवियत संघ। आप लोगों ने देखा कि जो जितना भी ये शीत युद्ध हम पढ़ रहे हैं, ये शीत युद्ध क्या है, किसके बीच की प्रतिद्वंदिता है, किसके बीच का तनाव है? ये है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का तनाव। अब क्या हुआ कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में, तो 1945 के बाद पूरा विश्व जो है 2 ध्रुवों में बढ़ जाता है। इसको बोला पश्चिमी गठबंधन और इसको बोला गया पूर्वी गठबंधन। बात समझ रहे हैं? तो अमेरिका ने क्या किया, कनाडा, मेक्सिको, इधर के जितने देश थे, साथ में यूरोप के इधर वाली साइड के देशों को अपने गुट में शामिल कर लिया। और सोवियत संघ ने क्या करा, इस तरफ के जो ये देश थे इनको, इधर ये यूरोप का पार्ट भी है, यूरोप के 2 हिस्से हो गए, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप के देशों को अपने गुट में शामिल कर लिया। लेकिन इस समय कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जैसे कि एशिया के ये राष्ट्र, और पूरे नहीं थे, कुछ इस तरफ से अफ्रीका के ये अफ्रीका महाद्वीप के कुछ राष्ट्र और दक्षिणी अमेरिका के कुछ राष्ट्र जो अभी आजाद हुए थे, अभी स्वतंत्र हुए थे और ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। क्योंकि अगर मान लो भारत को ले लेते हैं, अगर भारत इस गुट में शामिल होता तो इस गुट से जो मिलने वाली सुविधाएं थी उससे विहीन हो जाता, वो सुविधाएं उसको नहीं मिल पाती। अगर इस गुट में शामिल होता तो इससे मिलने वाली सुविधाएं उसे विहीन हो जाता। बात समझ लो? तो इन राष्ट्रों ने, अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्र, दक्षिणी अमेरिका के 9 स्वतंत्र राष्ट्र और एशिया के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने मिलकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, एक तीसरा विकल्प तैयार किया जिसको कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन ही है जिसने 2 ध्रुवीयता को चुनौती दी। 2 ध्रुवीय बात मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि इस तरफ एक ध्रुव पूर्वी, एक पश्चिमी, कुछ राष्ट्र इसकी तरफ चले गए, कुछ राष्ट्र इसकी तरफ आ गए, तो पूरे विश्व में क्या हो रहा था, यही 2 गुट दिखाई दे रहे थे और जितने भी छोटे मोटे राष्ट्र थे वो इन्हीं के आसपास घूम रहे थे। तो जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसने इन 2 ध्रुवों को क्या दी, चुनौती दी। उसने अपना एक तीसरा विकल्प तैयार किया। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो जड़ें हैं वो एक एशिया सम्मेलन होता है इससे पहले, उसमें भी देखी जा सकती हैं। उसमें भी बहुत सारे नवस्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। उसके बाद एक बांडुंग सम्मेलन होता है, ठीक है। बांडुंग सम्मेलन 1955 में होता है जिसमें ये बात कर दी जाती है कि अब भाई हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना है और हमें एक अपना अलग कुछ
ऐसा विकल्प तैयार करेंगे जो इन दोनों गुटों से अलग होगा। इसकी जो मेन पृष्ठभूमि तैयार होती है वो 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में होती है। तो पहला प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ होता है? बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम शॉर्ट में नाम भी कह देते हैं, NAM, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट शॉर्टकट में, ठीक है। तो नाम का जो पहला सम्मेलन होता है वो कहाँ होता है? बेलग्रेड में होता है 1961 में। अब आप कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन कौन से देश थे या कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष थे, किन्हीं दो के नाम बताओ, उनके देश का नाम भी बताओ। तो पहला तो आप भारत का ही बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी बहुत प्रमुख भूमिका थी इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने में। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, आप यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो का नाम बताएंगे। मिस्र के अब्दुल नासिर का नाम बताएंगे। इंडोनेशिया की सुकुर्नो और घाना से बामा अनकुर्मा, ठीक है। 5 इसके संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन से? यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना। यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रॉज टिटो, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से सुकुर्नो और घाना से बामा एनकुर्मा, ठीक है। एनकुर्मा हो गए, ये 5 हो गए इसके संस्थापक सदस्य। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, भारत ये है, मिस्र ये है, श्रीलंका ये है, इंडोनेशिया ये है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारे राष्ट्र हैं, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। सब अलग अलग जगहों से, ऐसा नहीं है कि एक ही कहीं क्षेत्र से थे, सब नव स्वतंत्र राष्ट्र थे और धीरे धीरे इनकी संख्या जो है बढ़ती चली गई। और आज की डेट में इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 120 है। इसका मुख्यालय जकार्ता के इंडोनेशिया में है और इसका जो हाल ही का सम्मेलन हुआ था 2019 का, वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। तो कई बार 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है, वर्तमान सदस्यों की संख्या बताइए, इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया। इसका हाल का सम्मेलन कहाँ हुआ? अजरबैजान की राजधानी बाकू। इसके अलावा जो हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पढ़ना है वो पढ़ना है हमको तटस्थता, पृथकतावाद। तो ये प्रश्न आता है कि जो नाम है ये तटस्थतावादी और पृथकतावादी है या नहीं, ठीक है। ये बात बहुत बार पूछी जाती है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थतावादी और पृथकतावादी एक संगठन है या नहीं है, और इसकी प्रासंगिकता से प्रश्न आते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पूछे जाते हैं। इस लेक्चर के साथ साथ मैं आपको नोट्स से भी पढ़ाऊंगी, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे आपको समझने में आसानी होगी और आपके पास एक लिखित मटेरियल भी तैयार हो जाएगा। इससे अगला इसे कंटिन्यू करते हुए आपको मैं अपने नोट्स पे ले चलती हूँ। बच्चों, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया मानचित्र की सहायता से और व्हाइट बोर्ड की सहायता से कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन था और कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसमें कौन कौन से राष्ट्र जो थे इसके संस्थापक सदस्य रहे, उनका मैंने आपको बता चुकी हूँ। यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना। तो आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट खींचकर ये नोट्स भी बना सकते हैं। इसका पहला जो इसकी जड़ें थी, इसकी पृष्ठभूमि थी, वो बांडुंग सम्मेलन में देखी जा सकती है। बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में, 1955 में। और इसका जो पहला सम्मेलन होता है वो 1961 में बेलग्रेड में होता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है कि क्या कहते हैं, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये बहुत बार पूछा गया है। तो 1961 में बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में 25 देश इस समय इस सम्मेलन में शामिल होते हैं, ठीक है। इससे पहले जो बांडुंग सम्मेलन होता है, जो उसके संस्थापक सदस्य होते हैं वो 5 ही होते हैं, बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अब वर्तमान में इनकी संख्या 120 है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसका मुख्यालय जकार्ता के इंडोनेशिया में है और इसका जो हाल का सम्मेलन हुआ था अजरबैजान की राजधानी बाकू में। अब जो इससे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, पहले तो गुटनिरपेक्ष देख लेते हैं गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि जब कोई देश अपने आप को किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना कर रखे, उससे दूर रहे और जहाँ तक हो सके जो भी तथ्य हैं, जो भी बात है, जो भी विवाद है, उसको सैनिक दृष्टि से ना देखें। बात समझ में आ रही है? गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? वो किसी गुट में शामिल ना हो, किसी सैनिक गुट में शामिल ना हो और किसी भी बात को सैनिक दृष्टि से ना देखिए। अपनी उसकी कैसी विदेश नीति हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, उसमें वो किसी से सलाह ना ले, ना अमेरिका से सलाह ले, ना सोवियत संघ से सलाह ले। जो उसका मन करे, जो उसको सही लगे वो काम करे। यही क्या है? गुटनिरपेक्षता है। अब गुटनिरपेक्षता कई बार कहा जाता है कि जो गुटनिरपेक्षता है वो तटस्थता है या पृथकतावाद है या अलगाववाद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गुटनिरपेक्षता है ना तो वो तटस्थता की नीति है और ना ही वो पृथकतावाद की नीति है। अब
तटस्थता और पृथकतावाद को समझने से पहले इनका शाब्दिक अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट खींच के नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको नोट बहुत ज़रूरी चाहिए होंगे। तो तटस्थता का अर्थ होता है तटस्थ, युद्ध, अगर युद्ध की स्थिति आती है तो खुद को किसी युद्ध में शामिल ना करने की नीति। तटस्थ समझ रहे हो कि मान लो कि किन्हीं दो देशों का युद्ध हो रहा है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ का युद्ध हो जाता है, तो हम क्या है, किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं, हम दोनों के युद्ध में हम चुपचाप देख रहे हैं बाहर करके, ये होती है तटस्थता। और पृथकतावाद का अर्थ होता है, पृथकतावाद शब्द का अर्थ है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। हमें कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका पूंजीवादी नीति चला रहा है, सोवियत संघ साम्यवादी नीति चला रहा है, मतलब ऐसा हमें कोई मतलब ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। इसको कहते हैं पृथकतावाद। तो आपने देखा होगा, अगर हम भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं, 120 देश हैं गुटनिरपेक्षता आंदोलन में, तो लेकिन अगर हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपने देखा होगा ना, तो भारत ऐसा है कि भारत ने क्या इस शीत युद्ध में कोई युद्ध नहीं लड़ा, बहुत सारे युद्ध लड़े। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, फिर भारत पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ। तो जहाँ ज़रूरत हुई हमने युद्ध भी लड़ा। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जब विवाद की स्थिति आई, युद्ध की स्थिति आई, तो हमने वहाँ मध्यस्थता करी। तो ऐसा नहीं है कि हमने क्या है, हमने कोई तटस्थता की नीति का पालन नहीं करा और ना ही हमने पृथकतावाद की नीति अपनाई। हमने पहले समाजवाद को अपनाया, फिर हमें जब जरूरी लगा हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी अपनाया, ठीक है ना। तो ये हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कटकर भी नहीं रहे। तो ये बात समझ में आ गई कि गुटनिरपेक्षता ना तो तटस्थता है और ना ही पृथकतावाद है। गुटनिरपेक्षता तटस्थता एवं पृथकतावाद दोनों ही नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी क्या है, आपसी एकता है और महाशक्तियों के दबाव के बावजूद किसी भी गुट में शामिल न होने का संकल्प है। देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की असली ताकत क्या है? असली ताकत है कि वो इतनी ज्यादा संख्या में है, 120 बहुत बड़ा समूह है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, समझ रहे हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या 120 है, तो एक बहुत बड़ा जो इसकी सदस्य संख्या है, इनकी एकता है, ये इसकी क्या है, मजबूती है, शक्ति है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि महाशक्तियों के दबाव के बावजूद, अमेरिका के दबाव के बावजूद, सोवियत संघ के दबाव के बावजूद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने इनमें से किसी भी गुट में वो शामिल नहीं हुए। भारत समेत कई देशों ने शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई है। हमने देखा कि भारत समेत बहुत सारे देशों ने जब कभी लड़ाई की स्थिति आई, युद्ध की स्थिति आई, तो शांति और स्थिरता बनाने के लिए क्या करा, वहां पर मध्यस्थता करी। और साथ ही कई कारणों से भारत समेत कई देशों को युद्ध में भी शामिल होना पड़ा। तो समझ रहे ना, तो ये तटस्थता नहीं है और पृथकतावाद बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि तटस्थता का मतलब है युद्ध में शामिल ना होना। तो ऐसा नहीं है कि गुटनिरपेक्ष के आंदोलन के देश जो है किसी गुट में शामिल नहीं हुए, किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए, या किसी युद्ध में उन्होंने मध्यस्थता नहीं की। और पृथकतावाद का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से खुद को हटा के रखना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने भी देश थे उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों से खुद को हटाकर भी नहीं रखा, ठीक है। तो इसलिए ये तटस्थता और पृथकतावाद तो बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, क्या गुटनिरपेक्षता जो है तटस्थता एवं पृथकतावाद है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको तटस्थतावाद और पृथकतावाद का अर्थ पता होना चाहिए। इसके बाद जो बहुत बार ये प्रश्न आया है, इस बार भी 2020 का जो भी आपका उत्तराखंड बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पूछी गई थी। इसको न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी कहते हैं, नियो शॉर्ट फॉर्म में नियो बोल देते हैं। और कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, प्री मेंस में। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मतलब क्या है? देखो, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो शब्द है, ये पहली बार 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, अंकटाड का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, उसमें टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। वहां पर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया था। इस व्यवस्था के बारे में बात की गई थी, कब? 1972 में। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। और यह प्रस्ताव किन देशों ने रखा था? अल्प विकसित देशों ने और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों ने। क्योंकि कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों को यह लगता था कि जो ये विकसित देश हैं, ये जो महाशक्तियां हैं, जो ये बड़े बड़े देश हैं, ये क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों पर अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं या ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे कि इनको फायदा हो और विकासशील और गरीब देशों को फायदा ना हो। तो इसके लिए इन्होंने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की
और इस मांग में निम्न बातें, क्या बातें थी? इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में निम्न सुधारों की बात की गई थी। पहला सुधार कि जो अल्प विकसित राष्ट्रों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। क्या कहना है? जो गरीब राष्ट्र हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, उनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर उन राष्ट्रों को ही अधिकार प्राप्त होगा, और जिसका दोहन विकसित राष्ट्र करते हैं। विकसित राष्ट्र क्या कर रहे थे? अब तक गरीबों देशों पर अपना उपनिवेशवाद स्थापित करते थे, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर लेते थे, या किसी देश को कुछ आर्थिक सहायता देके वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर देते थे। तो इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में ये बात की गई कि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा? उन अल्प विकसित राष्ट्रों का ही होगा, पहला। दूसरा, अल्प विकसित राष्ट्रों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे, जिससे गरीब देशों को फायदा होगा। दूसरी मांग इन्होंने करी कि जो गरीब देश हैं, अब क्या करते थे ये लोग? क्या करते थे? हमसे कच्चा माल खरीदते थे, वहां से बनाते थे और हमारे ही देशों में बेच देते थे। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ये मांग की गई कि जो सामान हम बनाएंगे उसकी पहुंच क्या होगी? उस पश्चिमी देशों तक भी होगी, विकसित देशों तक भी होगी, और वो हमारे सामान को खरीदेंगे। तीसरी बात जो उसमें कही गई थी कि जो पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, उसकी लागत कम होगी। क्योंकि देखो हम तो अंग्रेजों से बहुत टाइम बाद आज़ाद हुए हैं ना, वो लोग तो बहुत पहले से उनके यहाँ औद्योगिकरण चल रहा है, वो लोग तो पहले से ही बहुत सुपर पावर हैं। हम लोग तो बहुत बाद में जाके आज़ाद हुए हैं, हमने बहुत बाद में जाके तकनीकी का प्रयोग शुरू किया है। तो इसमें ये बात की गई कि अगर हमें तकनीकी की ज़रूरत होती है और हम पश्चिमी देशों से कुछ तकनीकी को मांगते हैं, उनसे खरीदते हैं, तो उसकी लागत वो क्या करेंगे? कम लगाएंगे, क्योंकि वो हमें बहुत महंगी दर पे वो तकनीकी बेचते थे, जिससे हम उसको खरीद ही नहीं पाते थे। अगला बिंदु, अल्प विकसित राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भी भूमिका बदलेगी। अब जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, इसमें क्या होता है कि जो जितना डोनेशन देता है, जितना अनुदान देता है, उसकी पकड़ जो है उस संगठन में उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस व्यवस्था में ये मांग की गई कि जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनको भी अधिकार दिए जाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है वहाँ उनकी बात को भी रखा जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मांग थी ये 1972 के समय शुरू हुई, और ये मांग किसके द्वारा मांगी गई, किसके द्वारा की गई? गुट निरपेक्ष आंदोलन के अल्प विकसित देशों के द्वारा की गई। और इसमें ये 4-5 बिंदु उनकी मांगे थी वो निम्न थी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और अपने नोट्स भी साथ के साथ बना सकते हैं। एक प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। तो देखिए, जब तक शीत युद्ध चल रहा था, जब तक हमारे विश्व राजनीति में गुट थे, है ना, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही थी, तब तक तो समझ में आता था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन चाहिए हमें। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, उधर सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विश्व राजनीति में गुट है ही नहीं। तो जब गुट ही नहीं है तो गुट निरपेक्षता का क्या मतलब है? ठीक है, तो आपको भी, आपके मन में भी ये बात आ रही होगी, जब गुट ही नहीं है तो हम गुट निरपेक्ष आंदोलन चला क्यों रहे हैं? इसका क्या मतलब है? अब तो पूरा विश्व जो है 2 ध्रुवों से अब एक ध्रुव रह गया, समझ रहे हो? पहले 2 ध्रुव थे, एक सोवियत संघ था, एक इधर अमेरिका था। अब क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ कमजोर पड़ गया, तो वो ध्रुव क्या हो गया? ऑटोमेटिकली विकेंद्रीकृत हो गया, मतलब वो बिखर गया। और अब एकमात्र गुट बचता है अमेरिका। तो अमेरिका के बचने के कारण पूरा विश्व में एकमात्र शक्ति कौन है? अमेरिका। ठीक है, इसलिए विश्व कैसा हो गया? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गई। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है। तो आप लिखोगे कि 1900 शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 में जब शीत युद्ध का विघटन होता है तो विश्व से 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो जाती है और विश्व में शक्ति का एकमात्र केंद्र बचता है जिसको हम कहते हैं अमेरिका। इसलिए विश्व को एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा गया। तो अब प्रश्न उठा कि जब गुट नहीं है तो गुट निरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है? तो कुछ जो राजनीतिज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, वो ये बात रखते हैं कि क्यों गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत है। पहले तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत नहीं है, इस पे क्या वो तर्क देते हैं कुछ लोग। वो कहते हैं कि पश्चिमी, ज़्यादातर ये लोग कौन है? पश्चिमी आलोचक हैं, पश्चिमी जो अमेरिका या इस तरफ के जो राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने ये बात रखी कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये बेकार है, सिद्धांत, इसका कोई सिद्धांत नहीं है और ये अवसरवादी है। इसको जब लगता है कि अमेरिका से फायदा होता है तो अमेरिका के साथ आ जाता है और जब इसको लगता है सोवियत संघ से फायदा होता है तो सोवियत संघ के साथ आ जाता है। ये आलोचना कर रहे हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की। ठीक है, दूसरी बात, इसमें शामिल अधिकांश राष्ट्र क्या है? बाहरी आर्थिक तथा रक्षा सहायता पर निर्भर है। गरीब राष्ट्र हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, तो इनको क्या है? आर्थिक सहायता कहाँ से मिल रही है? बाहर से।
गुटनिरपेक्ष की नीति में सुरक्षा का अभाव है, क्योंकि कोई सैन्य गठबंधन ही नहीं है इनका कोई सैन्य गुट ही नहीं है, तो इसकी नीति में क्या है, सुरक्षा का अभाव है। इसके जो सिद्धांत है, गुटनिरपेक्षता की नीति के सिद्धांत कैसे हैं, अव्यवहारिक है, ऐसा इनका मानना है कि कोई प्रैक्टिकल सिद्धांत नहीं है, पॉलिसीज नहीं है इनकी। गुटनिरपेक्षता की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया, और इन देशों में एकता का अभाव है, और ये राष्ट्र संकुचित नीति और संकुचित सोच के पोषक है। ये तो बात हुई जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना करते हैं। कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन सही है, इसको खत्म नहीं होना चाहिए। वो क्या तर्क देते हैं, पहला तर्क वो देते हैं कि पूरे विश्व में शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए ये आवश्यक है कि अमेरिका ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना बन जाए, चीन ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना बन जाए, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बना रहना चाहिए। गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या क्या है, निरंतर बढ़ रही है, इसलिए भी इसकी प्रासंगिकता सिद्ध होती है। अगर ये बेकार होता, अगर इसका यूजलेस होता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसकी देशों की संख्या क्यों बढ़ती, ठीक है ना। कहाँ 25 सदस्य 1961 में थे जब पहला सम्मेलन हुआ, और कहाँ 120 आज है। और इसके जितने भी देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के सिद्धांतों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। और इसके देश शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर विश्वास करते हैं, मतलब ये किसी को कोई परेशान नहीं करते, अपना अच्छे से रह रहे हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है इनकी। यह देश सशस्त्रीकरण का विरोध करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो शस्त्र बनाने की होड़ दुनिया में लगी है उसका विरोध करते हैं। और इनका मानना है कि अगर पूर्ण निशस्त्रीकरण हो जाए, पूरे विश्व से सारे हथियार खत्म हो जाए, तो हम भी अपने हथियार खत्म कर देंगे। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के ये विरोधी हैं, मतलब किसी दूसरे देश पर आर्थिक अधिकार कर लेना, राजनीतिक अधिकार कर लेना, उसके ये विरोधी हैं। हालांकि ये दोनों ही अब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद तो खत्म ही हो गया है, लेकिन इसका एक नवीन संस्करण हमारे विश्व राजनीति में आज के समय में देखा जाता है, नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद। तो ये जो है शक्तिशाली देश क्या करते हैं, किसी देश को आर्थिक सहायता देकर वहाँ क्या कर रहे हैं, उसकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं, या वहाँ पर सैन्य अड्डे स्थापित करके क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपना जो है साम्राज्य अपना विस्तार कर रहे हैं, अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं। जैसे वो चीन देखते हो आप, श्रीलंका में हम्बन टोटा हो गया, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह हो गया, तो इस तरीके से वो अपना सैन्य अड्डे स्थापित करके, तो कहीं ना कहीं वो उनकी साम्राज्यवादी नीति ही है, ठीक है। तो ये वाली जो अवधारणाएं हैं, ये अवधारणाएं दुनिया में है, आज की डेट में नई अवधारणाओं के रूप में जन्म ले लिया, तो इसलिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है, इसकी जो भावना है पूरी दुनिया को जोड़ के रखने वाली है, इसलिए भी ये जरूरी है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है। अगर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक दृष्टि से हमें समानता लानी है पूरे विश्व में, तो कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत आवश्यक है, वही ये मांग रख सकता है। और क्योंकि वो बहुत बड़ा संगठन है तो उसकी बात को सुना जाएगा। इसके अलावा वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में अब जो विवाद है, उत्तर बनाम दक्षिण विवाद में, देखो पहले विवाद क्या था, पूरे शीत युद्ध के दौरान विवाद रहा पूर्वी बनाम पश्चिमी, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन के बीच में विवाद रहा। लेकिन शीत युद्ध के बाद ये विवाद किस उसमें बदल गया, उत्तर बनाम दक्षिण। उत्तर में कौन से हैं, सारे विकसित राष्ट्र हैं, और आप देखेंगे मानचित्र में तो दक्षिण में कितने क्या राष्ट्र हैं, सारे विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र हैं। ये देखेंगे आप, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, सोवियत संघ हो गया, ये सब क्या है, विकसित राष्ट्र हैं ऊपर वाले, ये यूरोप के बहुत सारे देश हो गए। और नीचे आप देखोगे ये भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के बहुत सारे देश, दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देश, एशिया के बहुत सारे देश, ये कैसे हैं, ये विकासशील और अल्प विकसित देश हैं। तो उत्तर ऊपर के देश विकसित देश, और दक्षिण मतलब विकासशील देश। तो अब विवाद जो है उत्तर बनाम दक्षिण हो गया है, और इस विवाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में तर्क दीजिए या गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता को सिद्ध कीजिए। अब एक प्रश्न आता है कि भारत और गुटनिरपेक्षता, तो आप जैसे जानते ही हैं कि भारत तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य है, ठीक है ना। भारत की नीति ना तो नकारात्मक है, नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही निष्क्रियता पर आधारित है। भारत शीत युद्ध काल से ही प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने शुरू से ही क्या किया, जो ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव की स्थिति थी, इसको कम करने का प्रयास किया। गुटनिरपेक्षता की नीति ने दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया, और भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन से क्या फायदा हुआ, ठीक है। भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन को से दो तरीके से फायदा हुआ। पहला,
इस नीति के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सत्ता हो। देखो, भारत ने ऐसे निर्णय लिए, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जिससे कि उसको फायदा हो। अगर भारत किसी महाशक्ति के गठबंधन में शामिल हो जाता तो वो इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय फैसले नहीं ले सकता था। फिर उसको, अगर वो अमेरिकी गठबंधन में शामिल होता तो अमेरिका की बात माननी पड़ती, अगर वो सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल होता तो उसको सोवियत संघ की बात माननी पड़ती। दूसरा फायदा क्या हुआ कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति यदि उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति उसके करीब आ जाए। भारत ने क्या करा? भारत एक तो बहुत बड़ा लोकतंत्र है, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, और भारत ने अपनी विदेश नीति भी बहुत अच्छी बनाई शुरू से। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति से फ़ायदा क्या हुआ कि अगर अमेरिका कभी भारत को, मतलब अमेरिका से भारत का कोई विवाद हो जाता था तो सोवियत संघ भारत के करीब आ जाता था। अगर सोवियत संघ से किसी वजह से कोई दिक्कत आती थी तो अमेरिका भारत के करीब हो जाता। तो भारत को दोनों ही महाशक्तियों से क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था। दोनों गुटों में से ना तो कोई भारत को लेकर बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौंस जमा सकता था, क्योंकि दोनों महाशक्तियों को भी ये था कि अगर मान लो अमेरिका हम पे ज़्यादा धौंस जमाएगा तो हम सोवियत संघ की तरफ जाएंगे। तो अमेरिका भी हम पे उस तरीके का दबाव नहीं डाल रहा था, और ऐसे ही सोवियत संघ भी हम पे बहुत अधिक दबाव नहीं डाल पा रहा था। तो इससे हमें क्या है, हमने अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति का हम परिचय दे पाए। इस पार्ट से कुछ और जो बिंदु हैं महत्वपूर्ण, जो क्या कहते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान कैसा वातावरण था? आपको पता है, घृणा का विचार था, वैचारिक घृणा थी चारों तरफ, एक दूसरे पर राजनीतिक अविश्वास की स्थिति थी, कूटनीतिक गठजोड़ हो रहे थे, इधर गठबंधन उधर गठबंधन, तो दुनिया भर के गठबंधन बन रहे थे। सैनिक प्रतिस्पर्धा थी, सैनिक को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक अपने गठबंधन में शामिल किए जा रहे थे। जासूसी की जा रही थी एक दूसरे देशों की। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा था कि अरे ये इसके साथ चला गया तो ये ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर अगर सोवियत संघ किसी देश में चला गया तो अमेरिका को लगता था यार ये तो हम पे हमला करने के लिए जा रहा है। तो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा था। दोनों महाशक्तियों के बीच में कटुतापूर्ण संबंध थे, और ये सारी स्थिति दोनों महाशक्तियों के बीच में चल रही थी। अच्छा, एक प्रश्न कभी 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, आया नहीं अब तक, कि गुटनिरपेक्षता के 2 आधार क्या थे? तो क्या थे? जो सदस्य देश थे वो देश वही उसके सदस्य बन सकते थे जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करते हों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई भी देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं कर सकता था। बात समझ में आ गई? दूसरा आधार क्या था कि जो सदस्य होगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, वो क्या करेगा? वो ना तो अमेरिकी महाशक्ति में जाएगा और ना ही सोवियत संघ के साथ जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है? रूस ने पूरे शीत युद्ध के दौरान और अब तक भी, सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, रूस मतलब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, तो सोवियत संघ ने पूरे शीत युद्ध के दौरान और वर्तमान समय तक, रूस को भी ले लेते हैं इसमें, सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। ट्रूमैन समझौता क्या था? 1947। ये पूछ लिया जाता कभी 1 नंबर 2 नंबर में। ट्रूमैन कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे, और इन्होंने जो सोवियत संघ के द्वारा साम्यवाद का प्रसार किया जा रहा था उसको रोकने के लिए सिद्धांत दिया था। क्या था ट्रूमैन सिद्धांत? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1947 में सोवियत संघ के द्वारा जो साम्यवाद का प्रचार किया जा रहा था उसको रोकने के लिए यह सिद्धांत दिया था। मार्शल प्लान पूछा गया है। मार्शल प्लान क्या था? अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका में मार्शल थे, उन्होंने ये प्लान दिया था, और उन्होंने ये प्लान किसके लिए रहा था? जो पश्चिमी यूरोप, मैंने आपको बताया अभी मानचित्र में, पश्चिमी यूरोप के देश किसके गठबंधन में थे? अमेरिकी गठबंधन में थे। इसलिए अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों के, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनको बहुत नुकसान हो गया था, तो उसके पुनर्निर्माण के लिए एक आर्थिक सहायता का पैकेज तैयार किया था। इसी को मार्शल प्लान कहा गया था। ये कब से कब तक चला? 1947 से 1952 तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे चैप्टर में, जैसे कोरिया का युद्ध कब हुआ? 1950 से 53। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954। वियतनामियों द्वारा फ्रांस की हार कब हुई? 1954। वियतनाम का विभाजन कब हुआ? 1954। और वियतनाम के विभाजन के बाद उसके बीच में 17वीं समांतर रेखा गई। ठीक है, दोनों वियतनाम के बीच में। सीटों का गठन कब हुआ? 1954। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर में। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1961। और इसको बे ऑफ पिग्स आक्रमण भी कहा जाता है। बर्लिन की दीवार कब खड़ी? ये पूछा गया बोर्ड में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? 1961 में। ठीक है। क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ? 1962 में।
डोमिनियन रिपब्लिकन में सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप किया? 1965 में। ये हालांकि प्रश्न पूछे नहीं है, पर ये क्योंकि चैप्टर में दिए हैं इसलिए आप एक बार जरूर रीडिंग कर लेंगे। चेकोस्लोवाकिया में सोवियत ने कब हस्तक्षेप किया? 1968 में। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन का दौरा कब किया था उन्होंने? 1972 में। कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप कब हुआ? 1978 से 1989 तक। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप किया? 1979 से 1989 तक। ये पूछ लिया जा सकता है, ये उसमें आता भी है क्वेश्चन आंसर में। गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने सोवियत संघ में सुधार किए कब? 1985 में। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में और विस्तार से। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। 1989 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। और शीत युद्ध की समाप्ति भी 1991 में होती है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और ये सारे बिंदु जो हैं अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी के इतने संक्षिप्त नोट शायद वैसे बनाने में परेशानी हो, तो आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लें। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, अगर औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाकर अगले नोटिफिकेशन को आप घर बैठे पा सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर शीत युद्ध का दौर हमारा समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।